नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता भिवानी से। दोस्तों, मैं कुछ काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये गैप का कारण ये रहा कि पीछे इलेक्शन का था, टिकटों का चक्कर चल रहा था। मैं भी कांग्रेस से टिकटार्थी था, मैं उसमें व्यस्त था, मगर दौड़ में रहे। आखिर में ये भिवानी की सीट सीपीएम के कोटे में चली गई। क्यों चली गई, कैसे चली गई, कभी ये सब भिवानी के लोग भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं और हम भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चलो, ये तो पार्टी का अपना फैसला होता है, अपना वो होता है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते और सब ठीक है। चलो, मैंने एक चीज इस टिकट की दौड़ में रह के एक चीज का मैंने अंदाजा लगाया कि ये पार्टी, कोई भी पार्टी टिकट देती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है मैं समझ नहीं सका। कोई भी पार्टी का विनेबिलिटी होता है या पुराना वर्कर होता है या लॉयल्टी होती है, क्या होता है नहीं समझ आई बात। कुछ चंद दिन पहले किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, वो टिकट मिल गई। कुछ लोग 4-4, 5-5 पार्टियां बदल के इलेक्शन लड़ते रहे, वो टिकट की रेस में आ गए। कुछ भिवानी में तो एक बहुत ही अजीब चीज है कि एक मोहतरमा बाहर से आती हैं 5 साल में, उनका अपना घर भी नहीं है, तो घर नहीं, उनकी वोट भी नहीं होगी यहाँ, मगर वो आज क्लेम करती है मेरी टिकट तो पक्की है और मैं इलेक्शन लड़ूंगी। चलो, राइट सबका है, कोई भी कहीं से आ जाए, कोई भी कहीं से लड़ ले, इसके अंदर कोई वो नहीं है भी क्यों आए, क्यों क्या किया। पर सवाल ये है कि टिकट भी पार्टी की अपनी है, वो जिसको मर्जी दे दे, कोई संविधान या ऐसा कुछ लागू नहीं होता, जिसको मर्जी टिकट दे दे। सवाल ये है कि क्या भिवानी के लोगों को क्या समझा जाता है कि इनको समझ नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है, या जो जैसे अनपढ़ पशु होते हैं कि एक पीछे वो होता है उसका पाली, वो एक डंडा लेकर हाँक देता है, तो ऐसे हाँक देंगे नहीं आगे लोगों को। कोई बाहर से आके कर देता है, कोई दूसरी पार्टी से आकर के वो टिकटें ले लेते हैं, कोई कितनी पार्टी बदल ले, कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई आज कांग्रेस की है कांग्रेस टिकट ले लेंगे हम। या कई लोग तो ये कहते सुनता हूँ यार इसकी टिकट तो काट ही नहीं सकता क्योंकि कितने पैसे लगे, टिकट छोड़ेगा नहीं है, तो इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये है वो है, पैसा बहुत है, ये फलाना है। मुझे ये समझ नहीं आता जब लोग कहते हैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, या किसी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं भी है, कोई आदमी पैसे से टिकट लेता है, लोग कहते हैं पैसे टिकट लाया है ये, तो इसको वोट क्यों देते हो भाई? सेवा करने तो नहीं आया तुम्हारी, वो तो इंडस्ट्री समझ के आया है कि आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, टिकट लिया है, इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे वोटर पे, वहां से खरीदेंगे, व्यापार करेंगे 5 साल, ये व्यापार ही हो गया। मतलब मैं अल्टीमेटली मेरे को ये समझ में आई कि ना पार्टियों की गलती है, ना जो ये टिकट स्टाइल देते हैं उनकी गलती है, गलती तो हमारी है। उनको पता है ये लोग वोट देंगे तुम्हारे को, कोई समझ नहीं है कि भाई इस आदमी को वोट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, क्यों है क्या है, कुछ नहीं। देखो, बड़ा अजीब सा लगता है, एक 5-5 साल तक मेहनत करते रहते हैं पार्टी के लिए, झंडा बुलंद करते हैं, उसके जो पार्टी कार्यक्रम उनको बुलंद करते हैं, लोगों के पास लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो बेचारे बैठे रह जाते हैं। और एक कोई पैराट्रूपर आता है किसी भी पार्टी में, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे वो हरियाणा में इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, आप है, कोई भी पार्टियां हैं, ABCDEFGH, सब में ये हाल हो गया है। मैं तो 71 साल का हो गया हूँ, तो 67 में 9वीं में पढ़ता था, तब से पार्टियां इसमें रुचि लेनी शुरू की थी। बड़े लोयल आदमियों को टिकटें मिलती थी, और पूरी पार्टी 5 आदमी यदि टिकटार्थी हैं और एक को टिकट मिल गई, 4 आदमी उसी तरह कंधे से कंधा मिला के काम करते थे। हमने नहीं सुना कोई भी कि भाई टिकट नहीं मिली तो वो कोई और पार्टी से खड़ा हो गया, फिर अगली बार नहीं मिली, फिर और पार्टी से खड़ा हो गया, फिर अगली बार आया तो बोला फिर रेस में आ गया। हमने नहीं सुना कभी भी। अब ये बड़ा अजीब धंधा हो गया। अब भिवानी में देखो, भिवानी में मोटा मोटी 4 है, एक
बीजेपी है, एक आम आदमी पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है सपोर्टेड बाई कांग्रेस अलायंस, और एक इंडिपेंडेंट है जिनका जिक्र होता है। और भी बहुत खड़े हैं लोग तो जिनका मोटा मोटी जिक्र होता है। अब मैं जब बात करता हूँ, मेरे पास बैठक होती है, लोगों की आपस में बातें करते हैं, इलेक्शन चल रहा है तो आजकल राजनीतिक बातें ही होती हैं। मैं जब बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं यार फलानी अमुक जाति तो अमुक के साथ है, अमुक जाति अमुक के साथ है, अमुक जाति अमुक के साथ है। ये कौन सा क्राइटेरिया वोट देने का भाई, कि अमुक जाति उसके साथ है, वो उसके साथ है, उसके साथ है। तो हम जाति पाति में वोट दे रहे हैं या जो काम करेगा उसके बाद वोट दे रहे हैं। अब एक बात और मेरे जहन में आई कि मैं यदि बनिए के पैदा हुआ हूं, ये मैं चॉइस से पैदा हुआ हूं। अभी मैं बनिए के घर में पैदा हो गया, मैं भगवान से कहूँ नहीं 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 मुझे जाट के पैदा होना है, मुझे ब्राह्मण के पैदा होना है, मुझे वाल्मीकि के पैदा होना है, मुझे चमार के पैदा होना है, मेरी कोई चॉइस नहीं है। जो जहां पैदा हो गया वो तो उसके पास चॉइस ही नहीं, उसको वहां रहना ही पड़ेगा। तो भगवान ने तो हमारे को मानव बना के भेजा है, उस एक ही तरह की कोख होती है सबकी, एक ही प्रोसेस से बच्चे होते हैं और एक ही प्रोसेस से सब कुछ होता है। और हाथ पैर नाक कान ये वो सबका होता है। ये ठीक है, एक दो भाई भी, एक गोरा हो गया एक काला हो गया, रंग का भी कोई वो नहीं होता, मगर ये जाति कैसे आती है? ये हमें बांट दिया जाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और हम बड़े खुशी खुशी बट जाते हैं और वो अपना उल्लू सीधा करते हैं कि भाई हमारी जाति ये है। मुझे ये बता दो, किसी भी जाति का आदमी, कोई बनिया, कोई ब्राह्मण, कोई जाट, कोई वो किसको पालता है? अपन जाते किस गरीब आदमी की रोटी बोरी गेहूं की घेर के आता है? किसकी पढ़ाई का बच्चा खर्चा देता है? अपने सगे भाई का नहीं देते। यदि सगा भाई कमजोर है, उसके बच्चे पढ़ाई में है, टैलेंटेड है, अच्छी जगह एडमिशन हो रहा है, सगे भाई का नहीं देंगे। मगर हम फिर भी, जिस भगवान ने हमें मानव बना के भेजा है, एक ही प्रोसेस से हम सब पैदा हुए हैं, हम फिर भी बट जाते हैं इन लोगों के कहने से। और आज देखो क्या हो रहा है भिवानी के अंदर, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है कि भाई हमने क्यों क्या करना है। मैं तो बात करता हूँ, मैं बात जो मेरे बात है बातें भी करता हूँ, भैया ये क्या क्राइटेरिया, बस ऐसा ही हो रहा है, बस ऐसा ही हो रहा है। मैं कहा फिर तो 36 जात कहते हैं ना, तो 36 जात में खड़े होने चाहिए और सारे खड़े हो जाए, जो उसकी जाति में ज्यादा वो जी जाया करेगा। फिर तो जो ये और जातियां रहेगी इनको खड़ा होना चाहिए था, वो तो बावड़े रह गए, वो तो बंधुआ हो गए, फिर किसी देनी पड़ेगी किसी न किसी को। एक चीज और मेरे दिमाग में आई कि जितने कैंडिडेट वोट मांगते घूम रहे हैं, क्या इनको ये पता है कि भिवानी में क्या क्या प्रॉब्लम है? भिवानी शहर में प्रॉब्लम क्या है, इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है, लोगों की जो इमीडिएट लोगों को जरूरत है वो क्या प्रॉब्लम है? 15 साल का एक यहाँ पर विधायक है, उसको 15 साल हो गए बने हुए, उससे पूछ के देख लो भाई भिवानी में प्रॉब्लम क्या है और उन प्रॉब्लम तूने किया क्या है। जिसको ये प्रॉब्लम नहीं पता, जितने कैंडिडेट हैं, तो वो तो क्या करेगा शहर के लिए, क्या करेगा भिवानी हल्के के लिए। और यदि वो कहता है मैं करूंगा तो वो हमें बताए तो सही कैसे करेगा। यदि यहाँ पानी की गंदा पानी आता है तो कैसे ठीक कराएगा? कहने से बात नहीं बनेगी, ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, प्रायोरिटी इस चीज की है, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यहाँ स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं है, सीवर की फैसिलिटी नहीं है, बारिश में पानी रुक जाता है, शहर में कंजेशन रहता है, डेली यहाँ पर जाम रहता है, लोग निकल नहीं पाते हैं, धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, जो भी है, ग्रीनरी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो भी प्रॉब्लम नोट कर रखी है उनको समयबद्ध तरीके से कैसे करेगा, कितने समय में कैसे कैसे कराएगा? कोई ना तो पूछता, और वो तो बताएंगे क्यों, वो तो कहेंगे भिवानी को हम पेरिस बना देंगे। भैया हमने भिवानी को भिवानी ही बनाना है, हमें पेरिस नहीं बनानी, हमें नहीं चाहिए पेरिस, हमें तो भिवानी को भिवानी रहने दो और भिवानी को भिवानी बना दो। मगर कोई बात नहीं है, लोग खुश हो जाते हैं, जिंदाबाद कर देते हैं। अब ये तो अब उसके बाद वो आदमी का आगे विजन क्या है,
भाई भिवानी, अब हर आदमी कहता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई, ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं हो रहे, टैंकर में पानी नहीं आता, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म करोगे? नौकरियां दे देंगे, कहां से दे दोगे? लोगों को समझाओ कि मैं यहां पर प्राइवेट इंडस्ट्री लेके आऊंगा। एक बात मैं बता देता हूं, ये बड़ी कड़वी सच है कि सरकार के पास नौकरियां ना आज है ना आगे होंगी। हमारा हरियाणा डेवलप हो चुका है, ओनली मेंटेनेंस होती है, नौकरियां होती थी स्कूलों में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं। हम जनता, हम स्कूलों में टीचर भी अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाते हैं, तो बच्चे ही नहीं होते, तो नौकरियां कहां से आएंगी? रोड में जो नौकरियां होती थी वो खत्म हो गई, रोड में बसें ही नहीं आ रही। टूरिज्म में बहुत नौकरियां होती थी, वो खत्म हो गई। मतलब नौकरियां सरकार में नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है, वो थोड़ी बहुत निकलती है, वो लग जाते हैं। अब वो पर्ची खर्ची नहीं चली, अरे पर्ची खर्ची नहीं चली या चली, नौकरियां कितनी दी तुमने नौकरियां क्रिएट करने के लिए क्या सोचा? सरकार कोई पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में पीपीपी मॉडल में कुछ उद्योग लगवाए। जैसे पहले चौधरी बंसीलाल ने ये मिल्क प्लांट लगाए थे, शुगर मिल लगाए थे, बियर फैक्ट्री लगाई थी, स्टील फैक्ट्री लगाई थी, स्पिनिंग मिल लगाए थे, नए डिपार्टमेंट खोले थे। वो आदमी ये बताए कि भिवानी में हम एक और इंडस्ट्रिया बनाएंगे, वहां पर इसी टाइप से उद्योग लाएंगे, उसके अंदर प्राइवेट बिजली का कनेक्शन होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे या लोन इंटरेस्ट पे सब्सिडी देंगे, रॉ मटेरियल की उपलब्धता कराएंगे, और जो माल बिकेगा, जैसे हरियाणा के अंदर पहले हरियाणा स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन होता था, आज भी डिपार्टमेंट पाएगा वो। उसका क्या था कि जो जैसे पानीपत वगैरह में, इवन भिवानी में भी इसका ऑफिस था, जो यहाँ माल बनेगा उसको एक्सपोर्ट के लिए लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, लोगों से एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जो एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री है दिल्ली के अंदर जो भी है, वहां से सारा लिंक कराएंगे, उनको एक वो देंगे। एक SSI होती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका ITI में ऑफिस होता था, वो प्रोजेक्ट देती थी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनकी मशीनरी उपलब्ध कराती थी। ये सब बातें तो कोई करता ही नहीं जी। उद्योग, हम आपको नौकरियां देंगे जी, पर्ची खर्ची के नहीं देंगे जी। लोग तो कहते हैं पर्ची खर्ची दिला दो, हमारे को दिला दो। ये सब चीजें जो है ना, ये लॉलीपॉप वो देते हैं, उसे देते हैं कि हम चूसते हैं उसको, बड़ा खुश होते हैं। ये भैया वो कहते हैं ना, कुत्ते बड़ा हार्ड, कि 6,000 पेंशन, आपको 300 यूनिट फ्री, आपको ये फ्री, ये कुत्ते वाला हार्ड है कि कुत्ते ने गड्डी मिल गई, मुंह में डाल ली, कुछ करता रहा, और वो उसके तलवे वलवे में लग गई और वहां से खून निकलने लग गया। वो अपने खून को पी रहा है, उसकी हड्डी में से खून निकल रहा है, और अपने खून को पी रहा है, वो बड़ा खुश हो रहा है कि मैं तो वाह वाह क्या मौज हो रही है। सरकार के पास कोई पैसे छापने का प्रावधान नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है। यही PID लगेंगी, और यहीं पर ये सब क्या कहते हैं, तुम्हारे प्लॉट, आप शहर में घर बना रखा है, दोबारा नक्शा पास कराओगे तो डेवलपमेंट चार्ज लगेंगे। क्यों लगेंगे डेवलपमेंट चार्ज? ये सब चीजें लगती रहेंगी, और हम लुटते पिटते रहेंगे, और 3,000 पेंशन पाके हम बड़ा खुश होते रहेंगे। ये चीजों से आज क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट रुकी पड़ी है सारी। नहरों में पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है। क्यों नहीं है? कि पैसा तो सारा यूं बट रहा है। फिर वो जो हमारे को 3,000 देते हैं, तो वो कितना पैसा निकालते होंगे सोचो, क्योंकि उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। तुम्हें दे रहे हैं ना, ये 300 बिजली फ्री दे रहे हैं ना, हमें नहीं चाहिए। हमें या तो ये बताओ तुम दे कहां से रहे हो, क्या प्रावधान है तुम्हारे पास? बजट को सामने रखो। आज भिवानी से निकलो, इधर टोल, इधर टोल, इधर टोल, इधर टोल, इधर टोल। टोल रोड के ऊपर एक जगह 6, 7, 8 स्पीड ब्रेकर्स है। कहां क्या, मतलब कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? कि हम बेवकूफ हैं। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि हम बेवकूफ हैं। तो मैं बहुत दिनों के बाद आया था, मेरे कुछ जज्बा था, मैं और बातें भी करूंगा,
तो थोड़ा लंबा हो जाता है। और मैं आखिर में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये कैंडिडेट खड़े हैं, यदि इनको प्रॉब्लम नहीं पता है या जो मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ गलत कह रहा हूँ, तो मैं इनसे कहीं पर भी किसी भी समय डिस्कस करने को तैयार हूं। और यदि ये इनको चाहिए भी क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे होंगी, मैं वो बातें भी करने को तैयार हूं। मैं सक्षम हूं। मैंने शायद पहले ही बताया था, मैं 1976 का NIT कुरुक्षेत्र का इंजीनियरिंग पास आउट हूं। मैं, मेरी सोच है, और मेरी सोच सिर्फ ये है कि भिवानी बन जाए। जो भिवानी सन 2000 से पहले थी, मैं 2000 से पहले थी, वैसी भिवानी भी बन गई ना, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज नहरों में पानी नहीं आता है, आज नलकों में पानी नहीं आता है। आज हमें यही नहीं पता किसको शिकायत करें। जो ये कैंडिडेट खड़े हैं और जिनको टिकटें नहीं मिली हैं, उनको सारों को बैठा लो और अभी ये प्रॉब्लम, तुम किसको फोन करोगे? तुम्हारा फोन कोई उठाएगा नहीं उठाएगा। चंडीगढ़ जाओ तो कहां से करोगे? अरे मैं कैंडिडेट नहीं हूं ना, मुझे टिकट नहीं मिली, कैंडिडेट नहीं हूं। मैं फिर भी कहता हूं कि मेरे पास कोई आओ काम के लिए, मैं मोदी को ही फोन करने को तैयार हूं। मेरा फोन नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, पर मैं डरूंगा नहीं फोन करने से। और मुझे ये भी पता है कि कौन सा काम किस ऑफिस में होगा, और मैं फोन करूंगा, वो नहीं करेगा, उसका ऊपर वाला बॉस करेगा, उसका चंडीगढ़ का बॉस करेगा, ACS करेगा। हमारे में ये सोच में ताकत होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे होगा। हमें पता ही नहीं होगा है, कुछ जरूरी नहीं है MLA बन के काम किया जाए। यदि आप कैंडिडेट हो, यदि आप हार गए हो, तो भी आप एज गुड एज MLA हो, क्योंकि आपको 20,000 लोगों ने वोट दिए, वो 20,000 ने आपके विश्वास किया है, तो उनके लिए तो आप MLA ही हो। आपको उनका उपलब्धता अपनी दिखानी पड़ेगी। तो भाइयों, मैंने जो कहा है मैं उसमें स्टिक करता हूं। और मेरा टेलीफोन नंबर 9896310149, 11 नंबर पुराना हाउसिंग बोर्ड कोर्ट के सामने रहता हूं। किसी को कोई भी डिस्कस करना हो मेरे से, खासकर जो कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन के बाद भी आ जाएं, डिस्कस करना हो क्या प्रॉब्लम है और कैसे किया क्या जाएगा, तो जितनी मुझे नॉलेज है मैं डिस्कस करूंगा। मैं कुछ उनसे सीखूंगा, कुछ उनको बताऊंगा। ये मेरी रिक्वेस्ट थी, ये मेरी प्रार्थना थी। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कुछ सजेशन हो तो मुझे जरूर लिखना, मैं आपके सजेशन में जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा, जय हिंद।